प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर इतिहास का बैच चल रहा है और मैंने अपने इतिहास के बैच के अंतर्गत मैंने बताया कि कुछ नए ढंग से यहाँ इतिहास का प्रस्तुतिकरण हम लोग कर रहे हैं और इसी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मैं कुछ विषयों को नए ढंग से उठा रहा हूं और इसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ भारतीय इतिहास के महानायकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके तहत मैंने दो महानायकों के बारे में यहाँ बता दिया है। एक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध और दूसरा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं महानायकों के क्रम में हम लोग आज अगले एक महानायक के रूप को देखेंगे जिसका नाम है सम्राट अशोक। अब बहुतों के मन में तो ये जरूर आएगा कि चाहे थोड़ी सा हट के जरा हम अगर बात करें तो बहुत लोगों के मन में आएगा कि भाई ये तो राजा था, सम्राट था, शासक था, ये महानायक कैसे हो सकता है। देखिए, महानायक होने के लिए आवश्यक नहीं कि व्यक्ति गरीब हो या महानायक होने के लिए आवश्यक नहीं कि व्यक्ति नेता हो। अगर हमारा लीडर ही हमें सही रूप से लीड करे तो वो महानायक हो गया। महानायक होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो गैर राजनीतिक पद पर धारण करता हो। एक राजनीतिक व्यक्ति ही आसानी से महानायक बन सकता है, बल्कि वो ज्यादा बन सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा जनता उसी से प्रभावित होती है। एक हमारा लीडर, एक हमारा नेतृत्व करता, एक हमारा नेता अगर कुछ ऐसे कार्य करे जो जन कल्याणकारी हो, जो परिवर्तनकारी हो, तो वो महानायक बन सकता है। महानायक बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति गैर राजनीतिक हो या व्यक्ति वह गैर शासक हो। क्या शासकों को क्या निरीह रूप में ही देखा जाएगा? क्या आक्रामक रूप में ही देखा जाएगा? क्या दंडाधिकारी के रूप में ही नायक शासकों को देखा जाएगा? क्या शासक महानायक नहीं हो सकता है? तमाम उदाहरण भारत के इतिहास में है, बल्कि भारत का इतिहास इन महानायकों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो यही कारण है कि बहुत लोगों को ये निकल सकता है कि हम भारत के महान शासक कह के इसको पढ़ा सकते नहीं। इतिहास के पृष्ठों पर कोई भी व्यक्ति अगर क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा कर देता है तो वो महानायक है। इतिहास के पृष्ठ पर अगर कोई भी व्यक्ति एक परिवर्तनकारी भूमिका अदा कर देता है, एक कल्याणकारी भूमिका अदा कर देता है, एक समन्वयकारी भूमिका अदा कर देता है, एक सहिष्णु भूमिका अदा कर देता है, तो निश्चय ही वह महानायक है। महानायक होने के लिए गैर शासक होना, गैर सरकारी होना, गैर राजनीतिक होना आवश्यक नहीं है और ना ही अनिवार्य है। ठीक है, यही कारण है कि हम अपने इस श्रृंखला के तहत उन्हीं महानायकों की श्रृंखला में सम्राट अशोक को लेते हैं। इनके तहत जो भी जानकारियां दी जाएंगी, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे ऑल वनडे एग्जाम्स हो, सभी के लिए समान रूप से स्तरीय होगा और समान रूप से उपयोगी तो बहुत ही होगा। ठीक है, इसी क्रम में आइए आज हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में यह माना जाता है कि 273 बीसी के करीब उसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई, क्योंकि अशोक तो सम्राट जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका पोता था। भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, अशोक कहा जाता है कि 273 ईसा पूर्व उसके पिता की मृत्यु हुई और उसके बाद 269 ईसा पूर्व वह गद्दी पर बैठा। 4 साल तक गृह युद्ध रहा। 4 साल तक उसका राज्याभिषेक नहीं था। 269 ईसा पूर्व राज्याभिषेक हुआ। 269 4 साल गृह युद्ध था।
गृह युद्ध जाहिर सी बात है आपस में भाइयों के लिए, गद्दी के लिए हुआ। यही कारण है, यह कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके, सिंहली अनुश्रुतियां यह बताती हैं कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। लेकिन सिंहली अनुश्रुतियों का यह दावा तब पूर्ण रूप से गलत हो जाता है जब अशोक के 5वें शिलालेख में उसके भाइयों के परिवारों के बारे में विस्तृत उल्लेख है। अगर अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा होता तो निश्चय ही, जैसा कि दुनिया के राजवंशों में यह प्रचलित था कि अपने विरोधियों का पूर्ण नाश कर देते थे, तो उसके परिवार कहां जिंदा रहते, उसके भाइयों के परिवार कहां होते। निश्चय ही हो सकता है कि अशोक को अतिशय क्रूर दिखाने के क्रम में लेखकों ने अशोक के बारे में इन तमाम अनुश्रुतियों को फैला दिया। खैर, ये अशोक को महानायक सिद्ध नहीं करते हैं, ये तो उसको खलनायक सिद्ध कर देते हैं। अब महानायक को कैसे बना? चलिए, वो राजा बन गया। कहा जाता है कि अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके, 99 भाइयों की हत्या करके वह गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, तो एक ब्राह्मण थी। इसी कारण से राज परिवार में अशोक और अशोक की माता का बड़ा विरोध था। यही कारण है कि उसके मन में इतनी हीन भावना और इतनी क्रूर भावना पैदा हुई। इसीलिए वो भाइयों के विरुद्ध संहारक साबित हो गया। क्या अशोक को यह घटना महानायक बनाती है? नहीं। अशोक गद्दी पर बैठा। बहुत लोगों का कहना है कि गृह युद्ध के दौरान अशोक चंड अशोक बन गया, चंडिका के समान अपने तमाम दुश्मनों को उखाड़ता चला गया। यही नहीं, गद्दी पर बैठने के बाद भी वो चंड अशोक रहा। नरक कुंड की स्थापना कर रखी थी, अपने तमाम विरोधियों को उसमें वो दंडित करता था। अशोक के क्रूरता का हद तो तब हो गया जब उसने कलिंग के विरुद्ध भीषण आक्रमण का उसने नेतृत्व किया। शायद कलिंग में औरतों बच्चों तक को चुन चुन कर मारा गया। नरसंहार इतना भयानक था कलिंग के युद्ध में, जो आज का उड़ीसा वह उस समय कलिंग कहलाता था। कलिंग जो उसके राजाभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, जो 261 ईसा पूर्व, 261 BC, बिफोर सेंचुरी या बिफोर क्रिस्ट, भी इतना भीषण नरसंहार अशोक ने, ये युद्ध न कहिए, नरसंहार कहिए, कि क्रूर हृदय अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उसके मन में संवेदना पैदा हो गई, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एक खलनायक को महानायक बना दिया। कलिंग का युद्ध अशोक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह वो घटना थी जिसने एक खलनायक को भारत का महानायक बना दिया। कहा जाता है इसके बाद अशोक ने युद्ध न करने का वचन ले दिया, और यही नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि का अनुसरण करते हुए महात्मा बुद्ध के शरण में चला गया। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। क्या यही महानायक अशोक बन गया? नहीं। कहा जाता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन किया। मोगालीपुत्र तिस इसकी अध्यक्षता किया। यह घटना अशोक को महानायक बनाने के क्रम में एक कदम आगे थी, और यहीं से अशोक एक नवीन रूप में भारतीय राजतंत्र में अवतरित होता है। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरे दुनिया में प्रचारक भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने स्वयं, कहा जाता है कि वो स्वयं उसने बंदरगाह तक उसको छोड़ा, और दोनों गए और श्रीलंका के शासक को बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षित किया। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा ने।
और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक के महानायक का सफर प्रारंभ होता है। अशोक ने वह सब किया जो भारत के इतिहास में एक महानायक, एक कल्याणकारी शासक, एक राजर्षि यानी राजा रूपी ऋषि के लिए निहित और अनिवार्य मानक थे। इन तमाम मानकों को अशोक ने अक्षरशः पूरा किया। अशोक ने लोगों के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएं लगवाए, तमाम पशु पक्षियों की हत्या को भी बंदिश करवाया, विदेशों से उन औषधियों को मंगवाया जो भारत में मौजूद नहीं थे। यहां तक कि विदेशों में भी उसने औषधियों को लगवाया। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय शासक के रूप में वो विदेशी 5 यवन राजाओं के बारे में, जहां उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे और वहां औषधियां भी लगवाई जो वहां नहीं थी। यह अशोक के महानायक का एक क्रम है जो उसने सर्वे भवन्ति सुखिनः की अवधारणा को, जो भारतीय संस्कृति का मूल था, पूरे दुनिया में फैलाया। और अब प्रश्न ये उठता कि क्या अशोक इन कल्याणकारी कार्यों को करके महानायक बनकर बहुत सारे राजा करते हैं? महानायक बनने की आपको एक मूल संकल्पना बताता हूं। भारत के इतिहास का एकमात्र शासक अशोक था। न ही इसका कोई प्राचीन एग्जाम्पल मिलता है, यानी न भूतकाल में एग्जाम्पल मिलता है, न उसके तत्कालीन वर्तमान काल में मिलता है, और ना ही भविष्य काल में मिलता है। दुनिया के इतिहास का अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने यह माना कि राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है, यानी युद्ध में किया गया हिंसा भी पाप है। यह सिद्धांत दुनिया में अगर किसी ने एकमात्र दिया तो अशोक था। यह है एक महानायक की संकल्पना। अशोक जिनका अनुयायी था महात्मा बुद्ध, वे स्वयं राजनीतिक हिंसा को धर्म विरुद्ध नहीं मानते थे। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने मगध के तत्कालीन सम्राट अजातशत्रु को, वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवियों को पराजित करने का मूल मंत्र भी दिया था। अगर वो हिंसा के विरुद्ध होते, राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध होते, तो शायद लिच्छवियों के विनाश का मार्ग महात्मा बुद्ध ना बताते। आप किताबों में पढ़ ले इसको। जिस अजातशत्रु ने पूरा अपना जीवन लगा दिया लिच्छवियों को समाप्त करने में, उसका साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। उन लिच्छवियों को विनाश के लिए अगर अजातशत्रु को किसी ने मार्ग बताया था, महात्मा बुद्ध ने बताया था। यानी वो राजनीतिक हिंसा, छात्र धर्म के कारण वो राजनीतिक हिंसा को धर्म विरुद्ध नहीं मानते थे। अशोक क्षत्रिय होते हुए भी अपने धर्म के प्रचार में, अपने जन कल्याणकारी कार्यों में अशोक इतना खो गया कि वह भूल गया कि तलवार उठाना तो एक क्षत्रिय का प्रमुख धर्म होता है। क्योंकि अशोक अब केवल राजा नहीं रह गया था, बल्कि अभिभावक हो गया था। अभिभावक इस रूप में कि अशोक ने प्रथम कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। भारत के इतिहास का शायद ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जिसने कहा हो कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जनता को अपना संतान मानने वाला यह भारत का महानतम शासक था, और यही चीज अशोक को महानायक सिद्ध करता है। अशोक भारत के इतिहास का ऐसा शासक था जिसने सेकुलरिज्म को, यानी धार्मिक सहिष्णुता को पूर्ण रूप से स्थापित किया। भारत के उद्देशिका में जिस पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, उस पंथ निरपेक्षता को
अगर पूर्ण रूप से किसी ने स्थापित किया था तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में कहता है कि मनुष्य को अकारण दूसरे के धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी अपने धर्मों का सम्मान और दूसरे धर्मों की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। यह बता रहा है कि अशोक एक अभिभावक के रूप में अपने जनता को निर्देशित कर रहा है कि अपने धर्म को मानो, अपने धर्म को जानो, अपने धर्म का रक्षा करो। केवल यही नहीं बल्कि दूसरों के धर्मों का भी आपको सम्मान करना चाहिए। सेकुलरिज्म की जो अवधारणा आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, जिसको पश्चिमी विश्व मानता है कि हमारी जागीर है, उस पश्चिमी विश्व को यह देखना चाहिए कि इस अवधारणा को कल्याणकारी रूप में, दुनिया के तहत नहीं कि धर्म से उदासीनता। दुनिया में जो सेकुलरिज्म अपनाया गया है वो धर्म के प्रति विरोध, धर्म के प्रति उदासीनता, धर्म के प्रति विद्रोह, धर्म के प्रति विनाश, धर्म के प्रति घृणा के रूप में सेकुलरिज्म को अपनाया गया है। लेकिन भारत में तो सेकुलरिज्म को सर्वधर्म समभाव के रूप में अपनाया गया, सभी के प्रति समान भावना के रूप में अपनाया गया, सभी के प्रति समान कल्याण के रूप में अपनाया गया है। और इस चीज को अगर पहली बार किसी ने अपनाया था तो वो था सम्राट अशोक। सभी मनुष्य मेरी संतान है। भारत के इतिहास का अशोक पहला शासक था जिसने जनता से संवाद किया, फेस टू फेस। अब फेस टू फेस तो कर नहीं सकता था क्योंकि आज की तरह तो मीडिया था नहीं कि मन की बात के तरह संदेश दे देता वो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सारी जनता को संबोधित कर देता। यही कारण है भारत के इतिहास का पहला ऐसा शासक अशोक था कि जनता से संवाद करने के लिए, जनता से बात करने के लिए भारत के इतिहास में पहली बार जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। यानी अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला अशोक भारत का पहला शासक था। यही प्रक्रिया अशोक को महानायक बनाती है। आपको मैंने इतने तथ्य बताए जिससे आप खुद ही कह सकते हैं कि अशोक महानायक था। अरे अशोक तो भारत का वह शासक था जिसने जन कल्याण के लिए, धर्म प्रचार के लिए अपने सत्ता तक को दांव में लगा दिया। भारत के बड़े सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अकबर के दीन इलाही की तुलना अशोक के धम्म से कर दिया है, यानी अशोक के बौद्ध धर्म से प्रचार से कर दिया है। वो उनका ये कहना है कि जैसे अकबर ने दीन इलाही का प्रचार किया, जन कल्याण की भावना रखी, या वो चाहता था कि पूरे भारत में एक धर्म हो, एकेश्वरवाद का उसने प्रचार किया, उसी तरह अशोक ने भी धर्म का प्रचार किया। ऐसे सुधी जनों, विद्वान जनों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के धम्म के प्रचार के लिए, अभी मैं बताऊंगा धम्म क्या है, धम्म के प्रचार के लिए अपना साम्राज्य दांव पर लगा दिया। लेकिन अकबर ने हर चीज से ऊपर अपना साम्राज्य रखा। किसी भी कीमत पर अकबर अपने बादशाहत को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं था। अकबर अपने साम्राज्य निर्माण में इतना खोया था कि शायद कुछ 100 लोगों को भी वह अपने धर्म के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर पाया। वह अपने साम्राज्य को दांव पर नहीं लगा सकता था। लेकिन अशोक अपने बौद्ध धर्म प्रचार में इतना आगे बढ़ गया, जनता को इतना नजदीक हो गया, जनता के लिए इतना कल्याणकारी हो गया, जनता के लिए इतना बड़ा अभिभावक हो गया कि वह अपने साम्राज्य को ही भूल गया। बल्कि आपको जान के आश्चर्य होगा, अपने इसी भावना के तहत अशोक को अपने जीवन का अंतिम चरण बहुत कष्ट में गुजारना पड़ा।
क्योंकि जीवन के अंतिम चरण में उसके पोते संप्रति का लगभग प्रशासन पर पकड़ बन गया। कुछ अनुश्रुतियां तो यह कहती हैं कि जीवन के अंतिम चरण में अशोक को आधे आंवले पर जीवन गुजारना पड़ा, आधे आंवले पर जीवन गुजारना पड़ा। अर्थात जन कल्याण के लिए सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को भी दांव पर लगा दिया। ये वे घटना है जो अशोक को भारत का महानायक सिद्ध करती है। और अपने तमाम तथ्यों से मैंने आपको बताया कि अपने इन्हीं कारणों से, चाहे वो जन कल्याण की भावना हो, चाहे जनता में धर्म प्रचार की भावना हो, चाहे विश्व अभिभावक के रूप में पूरे विश्व में धर्म प्रचार की भावना हो, चाहे बौद्ध धर्म को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बनाने की भावना हो, इन तमाम चीजों को लेकर सम्राट अशोक भारत का महानायक बन जाता है। अरे महानायक तो तब बनता है जब अशोक ने जनता में धम्म का प्रचार किया। अशोक भारत के इतिहास का वह शासक था जो यह नहीं चाहता था कि जनता का केवल भौतिक कल्याण हो, बल्कि जनता का आध्यात्मिक कल्याण हो। यानी इहलोक तो बने ही, साथ में परलोक भी बने। और इसीलिए अशोक ने धम्म का प्रचार किया। बहुत लोग धम्म का मतलब बौद्ध धर्म समझ लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। धम्म का मतलब है आचारों की संहिता, आचारों की संहिता। आचार माने आचरण की संहिता। एक व्यक्ति को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए जिससे उसका भौतिक कल्याण के साथ आध्यात्मिक कल्याण भी हो। चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, बड़ों का सम्मान करिए। ऐसे तमाम नैतिक आदर्शों का, ऐसे तमाम नैतिक मानकों का अशोक ने अपने इस धम्म के तहत प्रचार किया। धम्म मतलब आचारों की संहिता। और बन गया अपनी जनता का अभिभावक, अपनी जनता का गार्जियन, अपने जनता का संरक्षक। और यही घटना अशोक को बना देती है महानायक। ठीक है। इस प्रकार आज मैंने भारत के इस महानतम सम्राट, महानायक सम्राट, सभी जनता को अपना संतान मानने वाला महानायक सम्राट के बारे में आज आपको बताया। नेक्स्ट क्लासेस में एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत जल्दी कर देगा ना।